और हिम्मत के, शान और शौकत और ठाट बाट के, बीते हुए युगों के किस्से जो वक्त की बहती हुई धारा में विलीन हो गए। क्या शान थी इस किले की। इन बुर्जों पर कभी सिपाही पहरा देते थे, इन मेहराबों के नीचे से होकर सुल्तान गुजरते थे, इन गलियारों में बेगमों और रानियों की पायलें खड़कती थी और बाजारों में दूर दूर से मुसाफिर और व्यापारी आते थे। लेकिन इस जगह का नाम गोलकुंडा कैसे पड़ा? भाई, इसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां हैं। वैसे तो इस पहाड़ी का पुराना नाम मंगलवरम था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि गोलकुंड जैसा होने की वजह से इस किले को गोलकुंडा कहा जाने लगा। दूसरों का मानना है कि यहाँ गडेरिया अपनी भेड़ें चराया करते थे, लिहाजा तेलुगु भाषा में इसे गोल्ला कोंडा यानी गडेरियों की पहाड़ी का नाम दिया गया। अब मैं आपको इस किले के इतिहास की कुछ झांकियां दिखाता हूं। आइए यहां बैठे। आज से करीब 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में यह पूरा इलाका देवगिरी के यादवों और वरंगल के काकतीयों के अधीन था। काकतीय राजाओं ने तेलंगाना पर 200 बरस तक राज किया और इसी दौरान तेलुगु भाषी लोगों ने अपनी अलग पहचान कायम की। आंध्रा संतिगरीयं सह काञ्चनच्छायशालयः यथा हाटकतस्य रत्नशालिनः केदारायत्र शालीनां तरङ्गितजलान्तराः कृष्णां गच्छाय हारीता यथा जलनिधे तथा शाली संरक्षिणी हस्त ताड़ैः कंकणनादी। सम्राट प्रतापरुद्रदेव की जय! सम्राट प्रतापरुद्रदेव की जय! श्रीमंत वेलंटी, हमने विद्रोही सामंत अंबदेव को पराजित करके उसे उचित दंड दे दिया है। उसका साथ देने वाले विद्रोही भी पराजित किए जा चुके हैं। अब शायद हमारे राज्य में शांति कायम हो सकेगी महाराज। हमें सूचना मिली है कि उत्तर के तुर्क आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया है। इस विजय से उत्साहित होकर वो अब तेलंगाना पर हमला करने की सोच सकता है महाराज। जब तक प्रतापरुद्र की धमनियों में रक्त है और आप जैसे वीरों का सहयोग, हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। लेकिन हमें सचेत रहना होगा। हम यहाँ मंगलवरम की पहाड़ी पर एक नया दुर्ग बनाएंगे जो देवगिरी की ओर से होने वाले हमलों से हमारी रक्षा करेगा। गोलकुंडा की पहाड़ी पर मिट्टी की ऊंची दीवारें खड़ी करके एक मजबूत किला बना दिया गया, लेकिन उत्तरी हमलावरों के कदम रोके न रुके। खिलजियों के बाद तुगलक आए और फिर न यादव रहे न काकतीय। दिल्ली के तुगलक सुल्तान भी इस इलाके को ज्यादा दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख सके। क्यों? इसलिए कि एक तरफ कापर नायक जैसे सामंतों ने लोगों को इकट्ठा करके तेलंगाना को तुगलकों से आजाद करा लिया, दूसरी तरफ दक्कन में तुगलकों के सूबेदारों ने बगावत करके दिल्ली सल्तनत के जुए को उतार फेंका। इन्हीं में से एक सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने सन 1347 में बहमनी सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद जल्द ही बहमनी सल्तनत और वरंगल के राजा कापर नायक के बीच लड़ाई छिड़ गई। झगड़ा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब पर कब्जे का था। जीत किसकी हुई? जीत हुई दूसरे बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह की। उसने सन 1363 में कापर नायक को हराकर सुलह के लिए मजबूर कर दिया। कापर नायक, यह दूसरी मर्तबा है जब हमारी फौज को तुमसे जंग करनी पड़ी है। जब तक हमारी स्वतंत्र रहने की भावना जीवित है सुल्तान,
युद्ध तो होता ही रहेगा। हमें हैरत है, आजादी का ऐसा बुलंद जज्बा होते हुए तुमने फिरोज शाह तुगलक से मदद मांगी। क्या तुम भूल गए कि इन्हीं तुगलकों से तुमने और हमने आजादी छीनी थी? बहरहाल हम तुम्हारे आजादी के जज्बे का एहतराम करते हैं और तुम्हारा मफतूहा इलाका लौटाने को तैयार है, लेकिन हमें आपका अधीनस्थ राजा होना स्वीकार नहीं है। तुम आजाद रहोगे, लेकिन आगे के लिए जंग की गुंजाइश को खत्म करने के लिए गोलकुंडा का किला हमारे कब्जे में रहेगा। यही हमारी पूर्वी सरहद का निशान होगा। और इस तरह गोलकुंडा बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। अगले 100 साल के दौरान बहमनी सल्तनत खूब फली फूली। 14वें बहमनी सुल्तान महमूद शाह के जमाने में फारस के मशहूर शहर हमादान से एक ऐसा नौजवान उनके दरबार में पहुंचा जो आगे चलकर गोलकुंडा की तकदीर बदल देने वाला था। सुल्तान कुली, आपकी इल्म ने तो हमें मुतासिर किया ही है। आपकी दिलेरी और हिम्मत भी काबिल तारीफ है। ये आपकी सरदार नवाजी है आलीजा। आपको बीदर में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? हुजूर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जलावतनी में मुझे और मेरे चाचा अल्लाह कुली को अपने यहाँ बना है। तो फिर हमारी दावत कबूल कर यहीं क्यों नहीं बस जाते? हुजूर, मेरे लिए आपकी ख्वाहिश हुक्म का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह। आज से हम आपको खवास खान का खिताब देकर अपने दरबार में शामिल करते हैं। यहीं से सुल्तान कुली की किस्मत का सितारा तेजी से बुलंदी की तरफ बढ़ने लगा। महज 7 बरस में सुल्तान कुली कदम दर कदम तरक्की करते हुए कुतुबुल मुल्क तेलंगाना के तरफदार और गोलकुंडा के जागीरदार बन गए। सन 1518 में सुल्तान महमूद शाह की मौत के बाद सुल्तान कुली पूरी तरह आजाद हो गए। सुल्तान कुली कुतुब शाह तशरीफ ला रहे हैं। बड़े मालिक, विजयनगर और बीजापुर के इलाकों में अब अमन चैन है। तेलंगाना का निजाम भी अब पहले से मजबूत है और हमें इसे मजबूत बनाए रखना होगा अमीर जुमला। तो इसीलिए हमने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया है। लेकिन हुजूर, ये जगह रियासत के मरकज में तो नहीं है। इसके बावजूद रियासत की हिफाजत के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं। यहाँ पहले से मिट्टी का किला मौजूद है। हम पत्थर और मसाले से इस किले को और भी मजबूत बनाएंगे। इसी में हमारा रिहायश महल होगा। मतलब पहली बार किसी राजा ने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाकर वहां रहने का फैसला किया। बिल्कुल सही समझा आपने। और जानते हैं, सुल्तान कुली हमादान से अपने मन में ईरान की ऊंची मीनारों, बुलंद दरवाजों और शानदार मेहराबों की तस्वीरें सजो कर लाए थे। गोलकुंडा के किले में इसकी झलक आज भी नजर आती है। किले की बाहरी दीवार का घेरा 7 किलोमीटर है। इस कंगूरेदार दीवार में 8 दरवाजे और 87 बुर्ज हैं। बाहरी दीवार के अंदर 2 और हिफाजती दीवारें हैं। इन्हीं के अंदर है शाही इलाका बाला हिसार। ये क्या हो रहा है? ये तालियां कौन बजा रहा है? सैलानी है, आप जैसे। बाला हिसार में जब आप दाखिल हुए थे तो एक चौकोर बरामदे में पहुंचे थे ना? हाँ, पहुंचे थे। तो बस कुछ लोग वहां खड़े हैं और कुछ बारादरी में। वो बरामदा ऐसी खूबी से बनाया गया है कि अगर उसके बीचों बीच खड़े होकर ताली बजाई जाए तो उसकी आवाज बारादरी में साफ सुनी जा सकती है। अरे वाह, ये तो कारीगरी का बड़ा नायाब नमूना है। भाई, उस जमाने में आज की तरह टेलीफोन तो थे नहीं। बाला हिसार में जब कोई मेहमान आता था तो इसी तरह पहरेदार उसके आने की खबर बारादरी में दिया करते थे। ये बारादरी कहाँ है? बारादरी बाला हिसार की चोटी पर है, 400-450 फुट ऊपर। देख रहे हैं ना? वो रही।
वहां से दूर दूर तक चारों तरफ का नजारा किया जा सकता है। इसी बारादरी के नीचे सुल्तान का दीवाने खास है। वहां पहुंचने के लिए 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बाहरी दरवाजे से दीवाने खास की तरफ चलें तो रास्ते में तरह तरह की इमारतें मिलती हैं। दाद महल, जहां फरियादी आते थे, दीवान का दफ्तर, असलाह खाना, बारूद खाना, इब्राहिम कुतुब शाह की मस्जिद और हां, महाकाली का एक मंदिर भी, जो शायद पुराने काकतीय राजाओं ने बनवाया था। कुतुबशाही सुल्तान बड़े उदार रहे होंगे। सही फरमाया आपने। कुतुबशाही निजाम में मजहबी भेदभाव का नामो निशान नहीं था। सुल्तान रहते कहां थे? इसी जगह जहां हम मौजूद हैं। दीवाने खास से 280 सीढ़ियां उतरकर सुल्तान इस रिहायशी इलाके में आते थे, जहां रानी महल और सुल्तान की अपनी ख्वाबगाह, हरामा खरामा सहती बेगम या तेजी से इधर उधर भागती पानी, ये जगह गुजर रही थी। सुल्तान कुली बड़े काबिल इंसान थे, चट्टानी इरादे वाली एक शख्सियत, लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को घरेलू झगड़ों ने दुश्वार बना दिया था। परवरदिगार, गुज़िश्ता 60 वर्षों से मुसलसल जंग कर रहा हूं। एक नई सल्तनत की दागवेल डाली है, मगर औलाद में एक भी ऐसा नहीं जिसे सल्तनत सौंपकर अपना आखिरी वक्त तेरी इबादत में बसर कर सके। हैदर पर भरोसा था, पर उसको तूने मेरी जिंदगी में ही उठा लिया। कुतुबुद्दीन को सल्तनत में दिलचस्पी ही नहीं। जमशेद और दौलत की नाफरमानी का ये आलम है कि अगर उन्हें मैं खुद कैद न करता तो वो मुझे बेड़ियां पहना देते। छोटे इब्राहिम बस 13 बरस का है। या खुदा मैं क्या करूं, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। इस बीच सुल्तान कुली का तीसरा बेटा यार कुली जमशेद खान गोलकुंडा में नजरबंदी के दौरान साजिशों के जाल फैला रहा था। सच कहता हूं हमदानी, इस कैद से तो मौत बेहतर है। अब्बा हुजूर ये मानने को तैयार ही नहीं कि सल्तनत मेरे हाथों में महफूज रहेगी। आप जैसे काबिल शहजादे को तरह घुसते हुए देखकर बेहद तकलीफ होती है। हाँ, जब मुझे कैद में डालकर अब्बा हुजूर को अफसोस नहीं तो किसी और को क्या होगा? ऐसा ना कहिए शहजादे, अगर आपकी तकलीफ दूर करना बंदे के बस में होता तो फौरन कर देता। कर सकते हो हमदानी, तुम कर सकते हो। किस तरह? आप हुक्म कीजिए। बस एक ही तरीका बचा है अब, सुल्तान को रास्ते से हटा दिया जाए। उफ, कैसा बेरहम बेटा था। गद्दी के लालच में बाप को ही मारने चला। क्या उसकी साजिश कामयाब हुई? अफसोस तो इसी बात का है। छोटे भाई का क्या हुआ? सबसे छोटे भाई इब्राहिम को भागकर विजयनगर में पनाह लेनी पड़ी। अगले 7 बरस गोलकुंडा के इतिहास में बेपनाह उथल पुथल लेकर आए। लेकिन सन 1550 में जमशेद कुतुब शाह की मौत के बाद इब्राहिम बड़ी धूमधाम के साथ विजयनगर से गोलकुंडा वापस आए। गोलकुंडा के तख्त पर आपको बैठे देखकर मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को ना हुई होगी। विजयनगर की शान शौकत को आप इतनी जल्दी भूल गई भागीरथी? उसके मुकाबले में तो हमारा गोलकुंडा बस एक गांव है। विजयनगर में मैं एक मामूली राजकुमारी थी, फिर एक जलावतन शहजादे की पत्नी। गोलकुंडा में मैं दक्कन के सबसे कामयाब सुल्तान की रानी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे असली हाथ तो आपका है भागीरथी। अगर आपका साथ न होता तो हम अपनी गद्दी कभी हासिल न कर पाते।
आपको जी जान से सल्तनत को सुधारने का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहती हैं। पिछले 7 बरस की बदइंतजामी ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। सुनिए, रियाया के दिल तक पहुंचने के लिए उनकी बोली में काम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप तेलुगु जबान को शाही सरपरस्ती दे दें तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तेलुगु जबान के सहारे जब हम आपका दिल जीत सके हैं भागीरथी, तो फिर यकीन रखिए रियाया के दिल जीतने में भी जरूर कामयाब होंगे। देखते ही देखते गोलकुंडा की सूरत बदल गई। अमन चैन कायम हुआ। किले की मरम्मत शुरू हुई। पानी की किल्लत दूर करने के लिए मशहूर हुसैन सागर सरोवर बनवाया गया। सिंचाई का इंतजाम होते ही फसलें लहलहाने लगी और गोलकुंडा ने खुशहाली के दौर में कदम रखा। अमन चैन और खुशहाली ने कला और शेर व शायरी को भी बढ़ावा दिया। अक्कमलाची हस्तमुलयंदमुने मनि विन्नविंतु నేనొక్క వేళనకి తలయోర్చి సమీపమునందునున్నచో జొక్కపుదమ్మి పూవులనుచున్ గరుడమరాడిగా కెంపెక్కిన పల్లవంబులను నిధను దాయును గండు కోయలు। वाह वाह गंगाधर कवि, अद्भुतम। क्या नाम रखा है आपने इस काव्य का? तापती संवर्णापख्यानम। आपने सचमुच प्रेम की इस दास्तान को जिंदा कर दिया है। हुजूर, कंडूपुरी रुद्र कवि तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हुजूर, सुना है रुद्र कवि ने हाल ही में बिल्कुल एक नई चीज तैयार की, जो शायरी भी है और नाटक भी। अच्छा, तो आज उनसे यही सुनते हैं। आइए आइए रुद्र कवि, तशरीफ रखिए। लगता है कि आज अच्छी खासी महफिल जमेगी। राजकार्य में व्यस्त होते हुए भी सुल्तान कला और साहित्य के लिए समय निकाल लेते हैं, ये सचमुच प्रसन्नता की बात है। शायरी में आवाम की आवाज बोलती है रुद्र कवि, उसे सुनना भी तो हमारा फर्ज है ना। इसीलिए तो तेलंगाना के लोग आपको इतना चाहते हैं। जानते हैं लोग आपको किस नाम से बुलाते हैं? मल के प्रणाम या केवल अभिराम? ये तेलंगाना के लोगों के प्यार की ही निशानी है रुद्र कवि। बहरहाल हमने सुना है कि आपने कोई नई किस्म की शायरी की। सुल्तान, इस नई रचना में मैंने यक्षगान की देशी शैली में एक प्रयोग किया। तो इसका एक हिस्सा सुनाइए रुद्र कवि। कन्नश्रुलु क्रम्मगवगचुन् औरा विधिवशमनितलयूचुन् यकिकि प्राणमुलिकननितलचुन् क्रमरसुम्मुलुरुम्मुननొత్తుन् ఏగటి నోతునికనని పలుకున్ బబురే విధియని పాలము ముట్టున్। सन 1565 में इब्राहिम कुली की बेगम भागीरथी ने बेटे को जन्म दिया। सुल्तान ने खुशियां मनाई, खुले हाथों खैरात बांटी, खिताब और जागीरें अता फरमाई और बेटे का नाम रखा मोहम्मद कुली। शाह को रब ने दिया एक बेटा, जिसके दीदार से दिल हो खुर्रम, किए शुक्राने में दरिया दिल शाह ने रैयत पे बहुत लुत्फो करम, चरख ने साल वलादत पे कहा बासे रोजी अहले आलम, बासे रोजी
शुरू ही से शहजादा मोहम्मद कुली को किले फतेह करने से ज्यादा लोगों के दिल जीतना पसंद था। शेर व शायरी का शौक, संगीत से लगाव और प्रेम की लौ कुदरत की देन थी। आज भी लोग मोहम्मद कुली और भागमती की प्रेम कहानी बड़े चाव से याद करते हैं। कहते हैं भागमती किले के पास मूसी नदी के उस पार चिचलम गांव की रहने वाली थी, बहुत सुंदर और नाचने गाने में माहिर। मोहम्मद कुली ने भागमती को पहले पहल मंदिर जाते हुए देखा और दीवानगी की हद तक उससे मोहब्बत करने लगा। लेकिन एक दिन सुल्तान को खबर लग गई। मोहम्मद आलीजा, क्या ये खबर सही है कि आप एक नाचने वाली के इश्क में गिरफ्तार हैं? जवाब दीजिए। आलीजा, हमें उससे मोहब्बत है। गांव की एक मामूली नाचने वाली से हमें आपसे ये उम्मीद न थी। जहां पर हम उसके बगैर नहीं रह सकते। होश खो बैठे हैं आप। हमारा हुक्म है कि आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और तब तक किले से बाहर नहीं जाएंगे जब तक ये जुनून आपके सर से उतर नहीं जाता। मगर ये जुनून सख्त से सख्त शाही हुक्म से भी उतरने वाला था। एक तूफानी रात शहजादा मोहम्मद जान पर खेलकर भागमती से मिलने चला गया। भागमती, भागमती। सरकार, आप इस आंधी पानी में? हाँ भागमती, हम आए बिना रह नहीं सके। लेकिन नदी में तो बाढ़ आई हुई है। कयामत भी टूट पड़ी होती तो भी हम आते भागमती। इस अंधेरे में अपने रास्ता कैसे खोजा? दिल में तुम्हारी जोत जल रही थी। तुम्हारा चेहरा अंधेरे में जलती मशाल की तरह हमें खींच रहा था। आपको ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। तुम सोचती हो हम तुमसे मिले बिना रह पाते भागमती? तुम हमारी जिंदगी हो। हमारी हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हैं जब सुल्तान को मालूम हुआ कि शहजादा मोहम्मद जिंदगी को दांव पर लगाकर भागमती से मिलने गया था, तो उन्होंने सारी पाबंदियां हटा दी। बन
वाह भागवती वाह, जी चाहता है तुम इसी तरह गाती रहो और मैं सुनता रहूं। गजल आपकी है इसीलिए ना? गजल मेरी है बेशक, पर इसके एक एक लफ्ज में तुम समाई हुई हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे इतना चाहते हैं। तुम मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई हो भागमती, बसंत बहार। नबी सदके दायम कुतुब शानंद सू, नबी सदके दायम कुतुब शानंद सू, करे भोग इनके तनन तन तलाला, करे भोग इनके तनन तन तलाला, तुम्ही मेरे मंदिर सो आओ आज लाला, तुम्ही मेरे मंदिर सो मोहम्मद कुली उर्दू के पहले शायर हैं जिनकी शायरी दीवान की शक्ल में सामने आई। ये जमाना तो मीराबाई, तुलसी और सूरदास का रहा होगा। वही जमाना था और इसीलिए मोहम्मद कुली ने सूर, तुलसी और मीरा की तरह अपने लोगों और उनकी जिंदगी के गीत गाए। मजहब और जात पात से परे जाकर इंसानी भाईचारे और प्रेम का पैगाम सुनाया। प्यारे मुझे क्या काम है किस न बुत खाने का मुझ परवाह, न मस्जिद की खबर मुझको, नबी सदके कुतुब शाहू नहीं आधार का जाजत, कि दोनों जग में आधार है खैरुल बशर मुझको। सन 1580 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह 15 बरस की छोटी सी उम्र में गोलकुंडा की गद्दी पर बैठे। सल्तनत की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी, रियाया में खुशहाली और अमन चैन था। यहीं से गोलकुंडा का सुनहरा दौर शुरू हुआ जो अगले 50 बरस तक कायम रहा। अच्छा ये बताइए, आपने कभी हीरे देखे हैं? हीरे? हाँ हाँ देखे हैं, क्यों नहीं देखे। पहचानिए ये क्या है? अरे वाह, इतना बड़ा हीरा कैसा चमक रहा है। जानते हैं इस हीरे का नाम क्या है? ये कोहिनूर हीरा है जो मुगल बादशाह शाहजहां के पास था, फिर ईरानी लुटेरे नादिर शाह और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के हाथों से होता हुआ अंग्रेजों के पास पहुंचा। हमने तो सुना है वो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा हुआ है। कोहिनूर तो अब भी इंग्लिस्तान में है। ये तो उसकी एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। गोलकुंडा की खानों से जो हीरे निकलते थे वो सारी दुनिया में मशहूर थे। कोहिनूर भी इन्हीं खानों से निकला था। क्यों फरिश्ता साहब, आप तो ईरान से आए हैं, बहुत सी जगह देखी हैं आपने, हमारा गोलकुंडा के साथ। वल्लाह, गोलकुंडा की शान का कहना ही क्या मिर्जा साहब, हर किस्म का सामान यहाँ मिलता है और इफरात में। इसीलिए तो फारिस, अरब, तुर्किस्तान और विलायत के सामान अच्छे चले आते हैं। मैं आजकल एक तारीखी मजमूए के लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। गोलकुंडा के जिक्र के बिना मुझे लगता है ये तारीख अधूरी रहेगी। किले की आबादी बहुत बढ़ गई है। भीड़ भाड़ और पानी की कमी से बीमारियों का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। आप ठीक कहते हैं पेशवा, लेकिन
अरे वाह, एक ख्याल हमें अभी अभी आया है। क्यों न एक नया शहर आबाद किया जाए? इरादा तो बहुत नेक है हुजूर। हाँ, एक नया शहर, खुला, कुशादा, जिसमें लोग आराम से रह सके, जो उतना ही शानदार हो जितनी हमारी ये सल्तनत। क्या आपकी नजर में कोई माकूल जगह है? आलिजा मूसी नदी के पार एक उम्दा जगह है, वही जहाँ चिचलम गांव है। हम उस जगह से बखूबी वाकिफ हैं पेशवा। वो जगह खुली है, आबो हवा के लिहाज से भी उम्दा है, पानी की कोई तंगी नहीं और किले के नजदीक भी है। सुभान अल्लाह, तो फिर हम नया शहर वहीं बसाएंगे। कहते हैं मोहम्मद कुली ने शहर का नाम अपनी महबूबा के नाम पर भागनगर रखा। फिर जब भागमती को हैदर महल का खिताब दिया तो शहर का नाम भी बदलकर हैदराबाद रख दिया। मनाजात मेरी तो सुन या समी, मुझे खुश तू रख रात दिन या समी। मेरा शहर लोगा सुमानूर कर रखिया जू तू दरिया में मिलिया समी। गोलकुंडा का सुनहरा दौर मोहम्मद कुली के बाद भी जारी रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुख चैन और खुशी के दौर के बाद मुसीबत और गम का दौर भी आता है। गोलकुंडा की खुशहाली दिल्ली के मुगल बादशाहों से छिपी न रही। सन 1653 में शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, गोलकुंडा पर कब्जा करना। 1656 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई कर दी। उस समय सुल्तान कौन था? मोहम्मद कुली के नाती अब्दुल्ला कुतुब शाह। मुगल फौज 1.5 महीने तक किले का घेरा डाली रही। नौबत यहां तक आई कि अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां हयात बख्शी बेगम को मामला अपने हाथ में लेना पड़ा। हम इस सूरत हाल को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहजादा औरंगजेब क्या कुतुब शाही सल्तनत को नेस्त नाबूद करने पर आमादा है? जानो उनके दिल में क्या है मासा, हम तो फरियाद कर कर के हम आपकी राय जानना चाहते हैं। शहजादा औरंगजेब ने हुक्मनामे की उंगली का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि सालाना पेशकश अदा करने में कोताही की है और बट्टे की रकम भी मुजरा नहीं की। ये सब हिसाब किताब की बातें हैं। इसके लिए फौज लेकर चल दौड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? खबर ये भी है मां साहब कि बादशाह ने हमारी अर्जदाश्त पर गौर करके शहजादा औरंगजेब को फरमान भेजा है, मगर वो इस बात को जाहिर नहीं कर रहे। हम समझ गए। आप मुगल लश्कर में पैगाम भिजवाइए कि हम शहजादा औरंगजेब से मुलाकात करना चाहते हैं। औरंगजेब के साथ हयात बख्शी बेगम की मुलाकात का मुनासिब असर हुआ। सुलहनामे के मुताबिक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अपनी बेटी की शादी औरंगजेब के बेटे के साथ कर दी। दहेज में रामगीर की रियासत और तावाने जंग में अच्छी खासी रकम अदा की। इससे तो सुल्तान की आन बान को गहरी चोट पहुंची होगी। यकीनन गोलकुंडा के निजाम में बड़ी तब्दीलियां आई। इनका जिक्र शाहजहां के फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर ने भी अपने सफरनामे में किया है। मुगल नुमाइंदा एक खुद मुख्तार सुल्तान की सी हैसियत से कामकाज करता है और सुल्तान अब्दुल्ला गोलकुंडा के किले की तन्हाई में दिन गुजारते हैं। रिवाज के मुताबिक शाही अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए भी वो रियाया के सामने नहीं आते। इसी तरह 16 साल बीत गए। सन 1672 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद उनके दामाद अबुल हसन ने गोलकुंडा की गद्दी संभाली। अबुल हसन, जिन्हें प्यार से लोग तानाशाह कहते थे, बड़े काबिल और दूरंदेश थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू के दिन मशहूर सूफी संत शाह राजू की शागिर्दी में गुजारे थे, जिससे उनमें रियाया के दुख दर्द को समझने और सूझबूझ से उलझनों को दूर करने की कुव्वत आ गई थी। उन्होंने पहला काम तो यह किया कि एक ब्राह्मण मदन्ना को दीवान बना दिया।
मदन्ना फारसी और तेलुगु का जानकार था और राजकाज की बारीकियां समझता था। उसकी मदद से सुल्तान अबुल हसन ने खेती और व्यापार की हालत सुधारने के लिए मुनासिब कदम उठाए, फौज को कस दिया और सल्तनत में एक बार फिर खुशहाली छा गई। गोपी गोपी पाड़रम्मा गोपियलाले गोपियलो गोपियलाले गोपियलो गोपियलाले गोपियलो गोपियलो गोपी गोपी पाड़रम्मा गोपियलाले गोपियलो गोपियलाले गोपियलो गोपियलाले गोपियलो चंदमामा ओ चंदमामा కూతుళ్ళు నీలగిరి కన్నెలు గోపియలో గోపి గోపి పాడరమ్మ గోపియలాలే గోపియలో గోపియలాలే గోపియలో నీలగిరి కన్నెలకు నిత్యమల్లె తోటలో నిర్మల్ల బావి గోపియలో గోపి గోపి పాడరమ్మ గోపియలాలే గోపియలో గోపియలాలే గోపియలో నిమ్మల్ల బావికి గిలకల తాడు గుడిగి చెంబు గోపియలో గోపి గోపి పాడరమ్మ గోపియలాలే గోపియలో గోపియలాలే గోపియలో గోపియలో గోపి గోపి పాడ। सल्तनत का जायजा लेने के लिए अबुल हसन ने मदन्ना के साथ 3 बार पूरी सल्तनत का दौरा किया। इन्हीं में से एक सफर के दौरान शाही काफिला एक छोटे से गांव में जा ठहरा। देखो देखो सुल्तान आए हैं। अभी अभी यहाँ एक नया कुआं बनवाने का हुक्म दिया है। दीवान मदन्ना पंडित, इन गांव वालों से पूछिए, इन्हें किसी और चीज की कमी तो नहीं है? नहीं सरकार, आपकी दया से सब कुछ है। बस पानी की कमी थी जो सरकार ने पूरी कर दी। हुजूर, हुक्म हो तो हम सरकार का कुछ दिल बहलाएं। कैसे बहलाओगे? नाच का सरकार। अच्छा तो देखिए तुम्हारा नाच। धामने सत्यभामने 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 वैयारी मुतुल सत्यभामने सत्यभामने। वाह, शाबाश, तुम लोग सचमुच फनकार हो। क्या नाम है तुम्हारे इस नाच का? नाच का क्या नाम होगा सरकार? तो ये शानदार नाच तुम्हारे गांव के नाम से ही जाना जाएगा, कुचिपुड़ी। सरकार ये तो हम ये काम तुम लोगों को देते हैं, तुमको और तुम्हारे वारिसों को, ताकि तुम इस नाच को जिंदा रख सको हमेशा के लिए। भामने सत्यभामने। ऐसा ही कोई और किस्सा सुनाइए ना। और किस्सा सुनेंगे? तो लीजिए मैं आपको भक्त रामदास का किस्सा सुनाता हूं। सुल्तान अबुल हसन ने मदन्ना पंडित के साथ उसके भाई अकन्ना और उसके भतीजों को भी ऊंचे ओहदे दिए थे। लोगों का मानना है कि भक्त रामदास इन्हीं भतीजों में से एक थे। कहते हैं रामदास का असली नाम कांचेरला गोपन्ना था और उन्हें भद्राचलम का तहसीलदार बनाया गया था। गोपन्ना राम के भक्त थे, भजन रचते और गाते। చాలు స్వర్ణ ప్రాకార గోపుర ద్వారములతో సుందరమై ఉండిడి ఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి। एक बार हुआ ये कि राम भक्त गोपन्ना ने शाही लगान के 6 लाख रुपए भद्राचलम में राम का मंदिर बनवाने पर खर्च कर दिए।
जब सुल्तान को पता चला तो उन्होंने गोपन्ना को कैद कर दिया। अब्बा तिटी ननी आया सपडवधू रामचंद्रा ಈ ದೆಬ್ಬಲ ಕೋರ್ವಕ ಅಬ್ಬ ತಿಟ್ಟಿದೀನಯ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರು ಪೈಕಮು ತೃಣಮುಗನಚಕು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೆಬ್ಬಲ ಕೋರ್ವನು ಅಪೂತಿ ಚೂಮಯ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ पहरेदार, दरवाजा खोल दो। सरकार आप यहाँ? हाँ गोपन्ना, हम तुम्हें रिहा करने आए हैं। अब तुम आजाद हो। लेकिन सरकार वो लगान की रकम? वो अदा हो गई है। किसने अदा की वो रकम सरकार? 2 शहजादे थे। मैं तो उन्हें पहचानता नहीं, पर खुदाई नूर था उनके चेहरों पर। वो जरूर मेरे भगवान राम और लक्ष्मण होंगे सरकार। तुम्हारी इबादत वाकई सच्ची है गोपन्ना। तुम सचमुच रामदास हो, भक्त रामदास। भाई वाह, देखा कैसा चमत्कार हुआ। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। आइए अब गोलकुंडा की दास्तान का पन्ना पलटे। इधर गोलकुंडा की पुरानी शान और शौकत लौट रही थी, उधर मुसीबतों की घटाएं छा रही थी। सन 1686 में मुगल फौजें एक बार फिर गोलकुंडा की दहलीज पर आ पहुंची। अब तक औरंगजेब बादशाह बन चुका था और हर कीमत पर गोलकुंडा को हासिल करना चाहता था। फिर तो घमासान छिड़ गया होगा। किले का ऐसा घेरा पहले कभी नहीं देखा गया था। 8 महीने तक मुगल सिपाही किले को भेदने में नाकाम रहे। मुगल फौज में मायूसी छाने लगी। आखिरकार औरंगजेब ने किले के सिपाह सालार अब्दुल रज़ाक लारी को इनाम और ओहदे का लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की सोची। अब्दुल रज़ाक, शहंशाह हिंद तुम्हारी दिलेरी से बहुत मुतासर हुए हैं, मगर तुम इस हारती हुई लड़ाई से क्यों पहुंचता हो? अगर तुम बादशाह आलमगीर का साथ देने को तैयार हो जाओ तो वो तुम्हें मुंह का इनाम, मनसबदारी और दरबार में ऊंचा ओहदा दे सकते हैं। हरगिज़ नहीं, नामुमकिन। ये जंग मेरे लिए करबला की माने है। मुगलों के साथ जा मिलने से पहले मैं मौत को गले लगाना बेहतर समझूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पैसा वफादारी से ज्यादा प्यारा था। दूसरे सिपाही सालार ने मुगलों की रिश्वत कबूल करके रात के वक्त किले का फाटक खोल दिया। चलो मेरे बहादुरों, इम्तिहान का वक्त है। चलो
मुकाबला बराबरी का नहीं था। अब्दुल रज्जाक लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश होकर इस महल के बाहर नगीना बाग में गिर पड़ा, लेकिन बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम कर गया जिसका जिक्र मशहूर शायर सिकंदर अली वजद ने अपनी शायरी में भी किया। सुल्तान अबुल हसन, मैं रुहुल्ला खां हूँ, शहनशाह हिंद आलमगीर औरंगजेब का सिपह सालार आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। आइए, तशरीफ रखिए। खिदमतगार नाश्ता ला रहे हैं, आप भी नोश फरमाएं। क्या ये नाश्ते का वक्त है हुजूर? हम रोजाना इसी वक्त पर नाश्ता करते हैं। हुजूर, मेरा मतलब है कि इस मुश्किल वक्त में भी आपको नाश्ते की चाह है? हमें हर तरह का सुकून है रुहुल्ला खां। हमारा यकीन है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर मुनस्सर है। उसके रहम करम की बदौलत हम इस बुलंदी पर पहुंचे थे और अब उसकी मर्जी से ही हमारा ताज तख्त हमसे छिन रहा है। तानाशाह को दौलताबाद के किले में कैद कर दिया गया। वहीं उन्होंने जिंदगी के बाकी 14 साल बिताए। सुल्तान अबुल हसन तानाशाह के साथ ही दक्कन के इतिहास का शानदार दौर खत्म हो गया। किला उजड़ गया और सल्तनत पर तारीख की स्याह रात उतर आई। खराबी के सबब छाई, तबाही मुल्क पर वैसी, खजाने लुट गए अहले हुनर, है दहन वीरानी, है छाई खल्क पर इस दर्जा तर अफलास नादारी, कि अब माने नहीं रखता कोई हरफे सुखंदानी। गोलकुंडा के किले की कहानी तो साहब यहीं पूरी हो जाती है। इसके बाद तो मुगलों के सूबेदार निजामुल मुल्क आसफ जाह और उनके वारिस हैदराबाद से ही राजकाज चलाते रहे। ऐसे में भला इस किले की सुध कौन लेता? आज सिर्फ बाला हिसार की ये सूनी इमारतें, वीरान खंडहर और उजड़े हुए महल ही गोलकुंडा की बीती हुई शान की निशानियां हैं। ये दीवारें और चट्टानें ही उस शान और शौकत की गवाह हैं, वक्त और इतिहास को चुनौती देती हुई, खामोश, रहस्य भरी और अटल। भारत के सुनहरे इतिहास की एक ऐसी यादगार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
ये पिला ये फसीली ये वीरानियाँ, ये पिला ये फसीली ये